नमस्कार। घड़ी में जैसे ही सुबह 8 बजते हैं, ये समय होता है आपके पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा का, जो नई ऊर्जा, जोश और हौसले को नई उड़ान देने के साथ आपके दिन को देता है एक खूबसूरत शुरुआत। अगले 1 घंटे रहेगी देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा के जरिए आज हम आपको बताएंगे राजनीतिक हलचल और कहां हो रहा है महासंग्राम, कुर्सी के लिए कहां चल रहा है किस्सा बताएंगे आपको। और क्या आज साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन। इसके साथ ही आज पूरे देश में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। यूपी से लेकर बिहार तक क्या है सुरक्षा के इंतजाम, और देश के कई राज्यों में गर्मी बहुत सता रही है। कौन से हैं वो राज्य और क्या है तापमान, सब कुछ बताएंगे आपको। आज के अखबारों में वो कौन सी खबरें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, होगा हमारा खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट। खेल जगत में क्या रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, और खासकर हमारा एक सेगमेंट है जो हर रोज आता है और आपके लिए लेकर आता है देश के अलग अलग कोने से कि कौन कौन से उत्सव देश में मनाए जाते हैं। एक दिन एक उत्सव मिलाएंगे देश के कोने से, एक अनोखा उत्सव आपके लिए, और साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। हमारा खास सेगमेंट होगा वर्ल्ड वॉच, यानी वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। सबसे पहले सुबह की खास खुद सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। थोड़ी देर में कर्नाटक में सीएम आवास पर होगी ब्रेकफास्ट मीटिंग। शिव कुमार समेत पूरी कैबिनेट होगी शामिल। नाश्ते के बाद सिद्धारमैया के इस्तीफा देने की खबर। बंगाल में सरकार बदलते ही घोटालों का पर्दाफाश। ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार योजना में मिले घुसपैठिए, करीब 30 लाख फर्जी नामों का खुलासा। अब घर घर जाकर होगी लाभार्थियों की जांच। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की जिम्निक बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री साइप्रस दौरे पर। यूक्रेनी और सऊदी समकक्षों से की मुलाकात। ईरान के हॉर्मुज प्लान पर भड़के ट्रंप। कहा ईरान और ओमान हॉर्मुज को नहीं करेंगे नियंत्रित, समझौते को बताया दूर की कौड़ी। देश भर में अकीदत के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। त्याग और समर्पण की भावना के साथ लोग अता कर रहे हैं विशेष नमाज। और खेल की खबरों में भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने फिर तोड़ा अपना ही विश्व रिकॉर्ड। 74.82 मीटर भाला फेंककर रचा कीर्तिमान। खेल मंत्री ने दी बधाई। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, एक ब्रेकिंग से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक से ये बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कावेरी निवास पर आज ब्रेकफास्ट मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में पावर शिफ्टिंग की तैयारी पूरी है। सिद्धारमैया ने आज ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है और देखना होगा कि इस बैठक के दौरान क्या कुछ निर्णय निकल करके आता है, यानी कि कर्नाटक की सत्ता में क्या परिवर्तन होता है। थोड़ी देर में नाश्ते की टेबल पर होगी पूरी की पूरी कैबिनेट और यहां पर कोई ना कोई फॉर्मूले के तहत हल निकलता हुआ नजर आ सकता है। तो सीएम के कावेरी आवास में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन अब अपने अंजाम पर पहुंच चुका है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी ब्रेकफास्ट में होने जा रहे हैं शामिल, यानी नाश्ते से राजनीतिक समीकरण निकलते हुए अब नजर आएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में कर्नाटक में क्या सत्ता परिवर्तन होगा ये तो तय ही लग रहा है। लेकिन इस पर एक मोहर लगने के लिए ये नाश्ते की टेबल पर जब सब बैठेंगे और नाश्ता खाएंगे तो ये डिसाइड होगा, ये तय होगा कि क्या आज सिद्धारमैया गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और डीके शिव कुमार के लिए कर्नाटक का नया ताज क्या तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ ही बहुत सारे सियासी समीकरण कर्नाटक के लिए बदलेंगे, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि ये कोई आम नाश्ता नहीं है, यह खास नाश्ता है कर्नाटक में जो ये तय करेगा कि
सिद्धारमैया क्या अब इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देंगे तो कब देंगे? क्या इसके बाद गवर्नर से होगी मुलाकात और क्या उसके बाद डीके शिव कुमार के लिए रास्ता साफ हो जाएगा? और ये इस्तीफे की बात क्यों उठी है? क्योंकि 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई थी। आखिर 2.5 साल वाला ये फॉर्मूला है क्या और डीके की मांग क्या रही है, वो आपको एक बार बताते हैं। दरअसल डीके क्या चाहते हैं, खुद को सीएम बनाने की पैरवी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उसको लेकर के डीके शिव कुमार आगे आए। सिद्धारमैया से पद छोड़ने की उन्होंने मांग उठाई। हालांकि सिद्धारमैया ने बहुत आसानी से पद छोड़ने की मांग को माना नहीं और लगातार सियासी कवायद चलती रही। लगातार हम देख रहे थे कि बार बार बैठकों का दौर भी होता रहा। सिद्धारमैया को उस कथित समझौते के मुताबिक पद छोड़ देना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2023 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये तय हुआ था। ये बात डीके शिव कुमार की तरफ से कही गई। साथ ही साथ अनौपचारिक समझौता ये था कि 2.5 साल पद पर रहने के बाद सिद्धारमैया इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये बात और है कि ऐसा बहुत आसानी से हुआ नहीं। तो ये बहुत आसानी से हुआ नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नई दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कई मीटिंग्स का दौर चला। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे डीके शिव कुमार भी आए थे कांग्रेस के आला कमान से, उन्होंने मुलाकात की थी और ये मांग की थी कि वो 2.5 साल का फॉर्मूला, क्या याद है आपको? 2.5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होना था, ये तय हुआ था। तो डीके शिव कुमार ने अपनी बात रखी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं कुछ ऐसे ही यहाँ नहीं आया हूँ, कुछ काम से आया हूँ नई दिल्ली, और वो काम यही था कहीं ना कहीं जो अब निकल कर सामने आ रहा है। और कल जब सिद्धारमैया ने भी नई दिल्ली में आला कमान से बात करी तो ये ऐसा हो गया है कि कांग्रेस में जो अंदर खाने में बात चल रही थी वो अब बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ये पूरा जो कर्नाटक के सीएम विवाद है वो आखिरकार उसकी शुरुआत कहां से हुई और अब ये अंजाम कहां तक पहुंच गया है। ये शुरुआत हुई थी 13 मई 2023 से। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 135 सीट। फिर आई 20 मई 2023, सिद्धारमैया को बनाया गया मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया लंबे समय से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जो फॉर्मूला तय हो रहा है उसमें भी बड़े सियासी दांवपेच लगते हुए नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2.5 साल का फॉर्मूले पर चर्चा शुरू हुई कि 2.5 साल आप 2.5 साल में, और फिर 30 जून 2025 समर्थकों की ओर से डीके को सीएम बनाने की मांग हुई तेज। लेकिन यहां हाईकमान ने मामला संभाल लिया और 8 से 9 जुलाई 2025 के बीच में सिद्धारमैया और शिव कुमार को दिल्ली बुलाया। और वहीं कांग्रेस ने सीएम बदलने की अटकलें खारिज कर दी। उसके बाद 20 नवंबर 2025 की वो तारीख जब सरकार के 2.5 साल पूरे हुए और सत्ता परिवर्तन की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई। तो 8 और 9 जुलाई 2025 की अगर हम बात करें तो तब सीएम को लेकर के फिर चर्चा शुरू हुई। 20 नवंबर 2025 जब सरकार के 2.5 साल पूरे हुए और सत्ता परिवर्तन की चर्चा एक बार फिर से शुरू होने लगी और इसको हवा भी मिली। शिव कुमार दिल्ली पहुंचे 3 दिसंबर 2025 को और सिद्धारमैया के बयान से राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई। 3 दिसंबर 2025 को ही सिद्धारमैया ने जो राजनीतिक बयान दिया उससे हलचलें बढ़ी। 26 मई 2026 जब शिव कुमार के समय जवाब देगा ये कहा गया और बयान से बदलाव की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई। और इस समय हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, कर्नाटक में इस समय राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। नाश्ते की टेबल पे बहुत कुछ डिसाइड होने वाले हैं, फैसले होने वाले हैं। क्या वो फैसले हो सकते हैं और उसके बाद क्या गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिलने का जो कार्यक्रम कहा जा रहा है वो मिला जाएगा और फिर इस्तीफा सौंपा जाएगा? क्या कुछ इसमें सूत्रों के द्वारा आपको जानकारी मिल रही है? भावना जी, जो 2.5 साल से जो सत्ता की परिवर्तन की जो क्लैशेस चल रही थी, सत्ता की संघर्ष चल रही थी, शायद आज उससे क्लाइमैक्स मिलेगा। सुबह जैसे आपने कहा ये जो ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रहा है ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है, नॉर्मल मीटिंग नहीं है। इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में सीएम सिद्धारमैया और कैबिनेट मिनिस्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी इसमें भाग लेंगे। सो इस ब्रेकफास्ट में बहुत ऐसी प्रमुख विचारों पे चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर में हमें सुनने में आ रहा है कि दोपहर 2 या 3 बजे तक सिद्धारमैया लोक भवन जाकर राज्यपाल जी को उनके इस्तीफा देकर आएंगे। तो उसके बाद कल सीएलपी मीटिंग होगा, मतलब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होगा। उस पार्टी में कांग्रेस हाईकमांड की सूचना के आधार सीएम सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के नाम को लेंगे, निर्देशन करेंगे कि उनका नाम लिया जाए मुख्यमंत्री पद पे। तो उसके बाद जो मीटिंग होगी, तो उसके बाद सुनने में आ रहा है कि जून 1 तक जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है मुख्यमंत्री पद प्रण लेंगे।
हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी वो बहुत भक्त की वो फॉलोवर है नोनामीना अज्जनकेरे की। तो वो सुनने में ये आ रहा है कि उनके उनसे पूछकर वो वहां पे पद ये लेंगे। तो जी। ये जो चल रहा है इतने दिनों तक बहुत ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो कोई सिनेमा की कहानी से कम नहीं है, बहुत ट्विस्ट पे ट्विस्ट। सीएम सिद्धरामैया से लेकर डीके शिव कुमार दिल्ली दौरे बहुत जा रहे थे, लेकिन उस वक्त हाईकमान कोई भी ऐसे डिसीजन पे नहीं आए। लेकिन जो 2 दिन पहले जो दिल्ली में जो मैराथन मीटिंग चला उसमें हालांकि कोई भी अभी तक इस क्षण तक भी कोई भी ये नहीं कह रहा कि नायकत्व परिवर्तन हो रहा है, नायकत्व की बदलाव हो रहा है, पावर शिफ्टिंग हो रहा है। वो कल भी हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे कोई नहीं है, मीडिया में स्पेकुलेशन है। लेकिन ये एक राज्यसभा सीट के लिए आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर सबको जाने की क्या जरूरत है? दाल में कुछ काला तो जरूर नजर आएगा। तो राहुल गांधी जी ने सिद्धरामैया जी के साथ बैठक की है और उन्होंने कहा है कि जैसे 2.5 साल की पावर शेयरिंग की एग्रीमेंट हुआ है आप दोनों के बीच, आप बहुत टावरिंग पर्सनालिटी है, इस हमारे पक्ष के लिए ज्योति बहुत यहाँ ये है। देखा जा रहा है, बहुत सोच समझ के फॉर्मूला लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद को छोड़ के आपको मिलेगी राज्यसभा की सीट, आपके बेटे को मिल सकती है कैबिनेट की सीट, और डीके शिव कुमार जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की सीट मिल जाए। ऐसे में कोई चुनौतियों से कम भरा नहीं है। और हालांकि अगर मिल भी जाती है तो सत्ता और संगठन का संतुलन बनाना कोई आसान काम नहीं है कर्नाटक में। ऑब्वियसली अभी तक देखिए वो लोग समझ रहे थे, हाईकमांड समझ रहे थे कि जो पहले एक सत्ता में आए उसके बाद पावर शिफ्टिंग जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया जी जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगा उसी पद पर अटके थे। यहाँ पे डीके शिवकुमार भी वैसे ही जो जो बार बार दिल्ली के दौरे जा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे हवा खाने नहीं आया हूँ। तो उनके भाई भी जाते थे, वो हाईकमांड को रिक्वेस्ट दे रहे थे, पावर शिफ्टिंग की जो रिमाइंड कर रहे थे। तो इस सब कुर्सी की खींचतान में आखिर आज वो कुर्सी की खींचतान क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका है। जैसे आपने कहा ये बहुत आसान नहीं है, राज्यसभा की ऑफर की है सीट का, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि सिद्धरामैया जी ने कहा है कि मैं राज्य के राजकारण में ही रहूंगा, राष्ट्र की राजकारण में नहीं आएगी। तो और भी एक बात में है कि उप मुख्यमंत्री का जो स्थान है 3 या 4 लोगों को देंगे। उस 3 स्थान में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतींद्रा भी होंगे, और तो दलित कोटा, मुस्लिम कोटा ऐसे भी डिवाइड होने की चांसेस है। और केपीसीसी अध्यक्ष के जो पद है वो सिद्धरामैया की जो आप है सतीश जारकिहोली। हालांकि आप देखिए यहाँ पे सिद्धरामैया स्टेप डाउन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि जो डीके शिवकुमार की जो सराउंडिंग है सब लोग सिद्धरामैया की जो क्लोज एज जो है वो ही है। ये सब स्पेकुलेशन ज्योति, कर्नाटक में जो सत्ता का ये पूरा कुछ खेल चल रहा है, हालांकि औपचारिक रूप से जब तक ऐलान नहीं हो जाता तब तक सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर कर्नाटक की राजनीति में किस तरह का बदलाव देखा जा सकता है, किस तरह से कार्यकर्ताओं का रुझान, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दो अलग अलग धड़ों में बढ़ती हुई कांग्रेस यहाँ पर नजर आए? यस ऑब्वियसली अभी देखिए जहां तक सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, सीएम सिद्धरामैया को अभी भी सपोर्टर्स जो है एमएलएस है या मिनिस्टर्स है वो सब सीएम सिद्धरामैया के ही उनके पर ही उनके पक्ष ही ले रहे हैं। तो सपोर्टर्स की अगर बात करें डीके शिवकुमार को उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन हालांकि सब लोग आला कमान की बात सुन रहे हैं, आला कमान की जो गाइडेंस है उसी के मुताबिक जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आला कमान कहेंगे तो डीके शिवकुमार को सब लोग सपोर्ट देंगे। लेकिन जो अंदर ही अंदर है डीके शिवकुमार को इतने आसानी से वो जो सरकार बनने नहीं देंगे। अभी देखिए जब सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा देते हैं तो कैबिनेट शब्द डिसॉल्व हो जाएंगे, तो सब लोग जो मिनिस्टर्स है सब नए नए लोग आएंगे। तो ये एक बात तो तय है, जो डीके शिवकुमार अभी तक पावर शिफ्टिंग के लिए कितने मतलब बहुत प्रयास किए, अभी अगर उनको मुख्यमंत्री पद भी मिलेगा लेकिन इतने आसानी से उनका काम नहीं होगा। हालांकि वो लोग ऊपर नहीं दिखाएंगे जो हमारे 2 कैंपस में बंटवारे हुए हैं, हम सब लोग एक ही है, आला कमान क्या कहता है वो उसी रास्ते पे हम चलेंगे। लेकिन वैसा नहीं है, ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, आइस केक वॉक नहीं है, बहुत मतलब बहुत मुश्किलें हैं। सब लोगों को एक ही रास्ते पे लेकर जाना डीके शिवकुमार के लिए चेतावनी है, एक चुनौती है। आपको पता है जैसे सीएम सिद्धरामैया बहुत मास लीडर है, उन्हें बहुत फॉलोवर्स है, ओबीसी लीडर है,
वो सब लोगों को इकट्ठे कर कर लेकर जाते थे। डीसीएम डीके शिव कुमार को इन सब लोगों को इकट्ठे लेकर जाना इतना आसानी नहीं है। वो ओक्कलिगा लीडर ही माने जा रहे हैं। चाहे उत्तर कर्नाटका बेल्ट है, नॉर्थ कर्नाटका बेल्ट में उनका जो उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, जो साउथ कर्नाटका में मैसूर बेल्ट में उनका इन्फ्लुएंस है। हालांकि डीके शिव कुमार पार्टी लॉयल बहुत है, आला कमान के भी बहुत मतलब बहुत करीबी है। सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी के बहुत करीब है। जब जब भी कांग्रेस पक्ष बहुत मुश्किल में होता था, चाहे वो राज्य में हो या दूसरे राज्य में हो, कांग्रेस पक्ष जब भी मुश्किल में होता था, जब डीके शिव कुमार को यहाँ पे कर्नाटका में ट्रबल शूटर ही माने जाते हैं, क्योंकि जब भी कांग्रेस मुश्किल में होते वो आगे आकर कांग्रेस की रक्षा करते। सो उसी मामले को लेकर अभी तक उन्होंने कोई पार्टी विरोध मतलब एंटी पार्टी एक्टिविटीज नहीं किए। तो इन सब मामलों को देखकर ही अभी आलाकमान ने ऐसा डिसीजन लिए है। ऐसा लगता है कि सीएम सिद्धरामैया भी पार्टी के तरफ और राहुल गांधी के तरफ बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। उन्होंने भी उनके जो आप्त वलय के साथ यही कहा है कि मैं मतलब अच्छे तरीके से स्टेप डाउन हो जाऊंगा, क्योंकि 8 साल तक उन्हें ये अधिकार मिले हैं। जैसे आप जानते हैं सीएम सिद्धरामैया जो है वो इसी पक्ष के नहीं है, कांग्रेस पक्ष के नहीं है। वो जेडीएस से कांग्रेस आए हैं, लेकिन उन्हें इतने अच्छे तरीके से विरोध पक्ष का स्थान, नायक का स्थान भी मिला। उसके साथ साथ वो सीएम मुख्यमंत्री के पद भी निभाए हैं। जी जी ज्योति, ये जो बैठकों का सिलसिला जारी रहा है और ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, क्या वो सच में इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा? ये आज जो क्लाइमेक्स जिसको आप कह रहे हैं वो फिल्म में बदल जाएगा, क्योंकि ये सामने आ जाएगा कि क्या कर्नाटक में सही में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। और हाल ही में जिस तरीके से सिद्धारमैया ने विवादित जाति जनगणना रिपोर्ट भी को भी मंजूरी दे दी है, तय माना जा रहा है कि सिद्धारमैया कहीं ना कहीं तैयार हैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए और डीके शिव कुमार तैयार हैं कर्नाटक का नया ताज अपनाने के लिए। ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जो आपको रूबरू करा देते हैं, जहां लक्ष्मी भंडार योजना में घुसपैठियों का खुलासा हो रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सूची में भी घुसपैठियों और फर्जी नाम सामने आ रहे हैं। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में कम से कम 30 लाख फर्जी लाभार्थी होने का दावा है। अन्नपूर्णा योजना के आवेदन प्रक्रिया के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाली कई जानकारी साझा की। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना की सूची में पुरुष लाभार्थियों के नाम भी पाए गए हैं। तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के नाम पर क्या कुछ खेल चल रहा था? पश्चिम बंगाल में मृत और फर्जी नामों पर भी बड़ा दावा शुभेंदु सरकार ने किया है और बताया है कि वेरिफिकेशन अभियान अब शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है वो जब से आई है बंगाल में नेतृत्व संभाला है, उसके बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं। और जो चौंकाने वाला खुलासा है वो लक्ष्मी भंडार में घुसपैठियों से जुड़ा मामला है, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अब जांच की जा रही है। एसआईआर में लाखों फर्जी नाम मिलने का दावा पाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो शुभेंदु अधिकारी सरकार है उन्होंने ये कहा है कि अब जो ये लक्ष्मी भंडार में घुसपैठियों का मामला है जिसमें पुरुष लाभार्थी भी पाए गए हैं, इसकी अब जांच होगी और जांच के बाद ये पता चलेगा कि ये घोटाला कहाँ तक आगे बढ़ा है और इसकी कड़ी कहाँ कहाँ तक जुड़ी हुई है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है लक्ष्मी भंडार से जुड़े हुए इस घोटाले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। আপনাদের একটা উদাহরণ দিই আমি। हमारी प्रारंभिक धारणा थी कि लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों की सूची वेरीफाइड है, लेकिन हमारे पास बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं कि कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। स्थायी रूप से नाम हटाए जाने के बावजूद भी जिन्होंने ट्राइब्यूनल या CAA में आवेदन नहीं किया है, ऐसे करीब 30 लाख लोग लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा प्राप्त कर रहे हैं। एवं আমাদের इस वक्त राकिबुल शेख लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके पिता का नाम मंसूर शेख है। घर शियाल मारा में है, पोस्ट बहरामपुर। बहरामपुर के राधार घाट नंबर 1 पंचायत निवासी राकिबुल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ भी गड़बड़ी और फर्जी लाभार्थियों की घूसपैठ हो चुकी है। और जिस रकीबुल शेख का नाम शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं, ये आपको बताते हैं कि रकीबुल शेख आखिरकार है कौन और पुलिस के शिकंजे में अब ये आ चुका है रकीबुल शेख, जो लक्ष्मी भंडार योजना में लाभार्थी, वो लाभार्थी जो पुरुष है। लेकिन जो ये लक्ष्मी भंडार योजना है वो कमजोर महिलाओं के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें पुरुष लाभार्थी कैसे आया? मुर्शिदाबाद का निवासी है ये रकीबुल शेख और लक्ष्मी भंडार योजना का फर्जी लाभार्थी है रकीबुल शेख। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था। योजनाओं के नाम पर एक बड़ा स्कैम भी स्थापित हुआ और यही वजह है कि महिलाओं को, जिनको लाभ मिलना था, जो लाभार्थी महिला होनी थी वो तो नहीं, लेकिन इस योजना में पुरुषों के नाम भी शामिल कर दिए गए। तो मुर्शिदाबाद का निवासी है ये रकीबुल और इसका नाम भी सामने आ रहा है, जो कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहा था। और कहीं ना कहीं संध्या ये देखा जाए तो सब कुछ ये क्लियर हुआ SIR प्रक्रिया से। SIR प्रक्रिया जब हुई उसके बाद जो घुसपैठिए थे, यानी जो फर्जी मतदाता थे, वो नाम हटे। अब जब वो नाम हटे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी भंडार योजना का जो फर्जी वाला है उसका भी भांडा फोड़ हुआ और उसमें यह पता चला कि कई ऐसे फर्जी मतदाता थे जो इसका लाभ उठा रहे थे, जो पश्चिम बंगाल के निवासी तक नहीं थे। सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, बेहद ही चौंकाने वाला मामला कहा जाए इसको, क्योंकि लक्ष्मी भंडार यानी कि वो योजना जो उन महिलाओं के लिए थी जिनको उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कमज़ोर थी, जो आर्थिक तौर पर जो तंगी का सामना कर रही थी। लेकिन ये क्या, लक्ष्मी भंडार में पुरुष लाभार्थी, वो लाभार्थी जो घुसपैठिए और रकीबुल शेख का नाम जो पुलिस शिकंजे में है। तो शुभेंदु अधिकारी सरकार इस समय एक्शन मोड में है। हाँ भावना संदा, देखिए ये जो लक्ष्मी भंडार योजना है, ये योजना ममता बनर्जी कहती थी कि उनकी सरकार की सबसे अगर कोई अहम योजना है तो वो लक्ष्मी भंडार है। यहाँ तक कि उनकी जो महिला वोट बैंक थी वो भी ये इसी जो योजना है इसी योजना पर आधारित था। ये इससे काफ़ी लाभ मिलता था तृणमूल को। वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि 2 करोड़ 20 लाख टोटल रजिस्टर्ड यहाँ पे नाम है लक्ष्मी भंडार के तहत और उन 2 करोड़ 20 लाख में से करीब 30 लाख नाम ऐसे पाए जा रहे हैं जो या तो मृत हैं या फिर अवैध है जो भारतीय नहीं है, ऐसे लोगों का नाम है। और कुछ तो ऐसे भी है जो महिला है ही नहीं, पुरुष है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लेते थे। और रकीबुल शेख जैसे जो लोग हैं उन्हीं की तलाश में सरकार ये अभियान अब शुरू किया है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार में जो उपभोक्ता थे, जो महिलाएं थे, जो आर्थिक तरीके से जो पिछड़े हुए महिलाएं हैं, तंगी का शिकार है, उन सारी महिलाओं को अब अन्नपूर्णा योजना का सुविधा मिलेगा, जिसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है और अगले हफ्ते के बुधवार को जब तक जितने 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन होगा उनके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया जो भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तभी जब अन्नपूर्णा योजना, सरकार ने क्या कहा था, भाजपा की नई सरकार ने कहा था लक्ष्मी भंडार बंद नहीं होगा, जो लक्ष्मी भंडार के जो उपभोक्ता हैं उनको
अन्नपूर्णा भंडार में ट्रांसफर किया जाएगा और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक उनको लक्ष्मी भंडार का भी लाभ मिलेगा और जो नए इनरोलमेंट अन्नपूर्णा योजना में हो रहे हैं उनको भी वो लाभ मिलेगा। और इस प्रोसेस के चलते ही ये खुलासा हुआ कि 30 लाख नाम ऐसे हैं जो ना ट्राइब्यूनल में गए हैं ना सीए के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी भंडार का लाभ उनको मिल रहा है। और भावना संधा, आप जानते हैं कि हाकिमपुर से पिछले 2 दिन से जब हम गए तो वहां पर भी काफी सारे लोग, जब आप बांग्लादेश भाग रहे हैं, वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि उनके पास वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वो जो सरकारी योजनाएं थे उनकी सुविधा उनको मिलता था। तो साफ तरीके से कहीं ना कहीं जाके तुष्टिकरण का राजनीति और वोट बैंक के लिए एकदम खिलाकर पिलाकर इन लोगों को रखा गया था इस बंगाल में। ऐसा ही चीजें सामने आ रही है और आगे चलकर और भी बड़ी बड़ी खुलासा होगा। ऐसा ही सौरभ, ममता बनर्जी ने सत्ता में रहकर के भ्रष्टाचार का किस तरह से जाल फैलाया, ये साफ तौर पर अब जब परतें खुल रही हैं तो नजर आ रहा है। और एसआईआर की बात कर ली जाए या फिर लक्ष्मी भंडार योजना की, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घुसपैठियों को लाभ पहुंचाने की वजह से ही ममता सरकार चाहती थी कि वो ही सत्ता में बरकरार रहे ताकि उनकी फाइलें खुल ना पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बिल्कुल संधा वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार भी, जो नई सरकार आई थी, उनका कहना था कि उनका ये मानना था कि लक्ष्मी भंडार एक सरकारी योजना है, वहां पर वो वेरीफाइड नेम्स होगा, ऐसा ही उनका मानना था और वो मानकर भी चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस देखने को मिला कि देखने गए कि 2 करोड़ 20 लाख लक्ष्मी भंडार है, तो ये जो नए जो प्रोविजंस हैं, इस नए प्रोविजन के तहत कितने लोगों को इस अन्नपूर्णा योजना में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना वक्त लगेगा, ये सब बातें चलकर ये सारी बातें सामने आई और इसके चलते अब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जो फॉर्म अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अन्नपूर्णा योजना के लिए, जो अब आज से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, उस फॉर्म में अब काफी सारे इंफॉर्मेशन मांगे जाएंगे, जिससे भी ये पता चलेगा कि कौन कौन लोग थे जो ये इस सारी योजनाओं का सुविधा मिलता था और आगे चलकर और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें भी ये डेटा काम आएगा। तो इस बार अन्नपूर्णा योजना का जो फॉर्म हो रहा है वो ये मानकर हो रहा है, अन्नपूर्णा योजना का डिटेल्स ये मानकर लिया जा रहा है कि पिछले सारी सरकारी योजना में ऐसा हो सकता है कई सारी जगह पे घुसपैठ, जिनका हक है उनको वो मिलना चाहिए। यही शुभेंदु अधिकारी सरकार अब प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ उसकी भी पोल अब खोलती हुई नजर आ रही है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति को सख्ती से लागू करने और पिछले कुछ वर्षों में बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट को सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेन देन के कानूनी और वित्तीय अनुपालन को सुनिश्चित करने, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्त पोषण स्रोतों की जांच करने, फर्जी खातों और फर्जी कंपनियों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्ड की पहचान करने और सीमा पार तस्करी को नियंत्रित करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी है। सीमावर्ती जिलों को अपराधों और मादक पदार्थों की समस्या के स्रोतों, स्वरूपों और नेटवर्क का गहन अध्ययन करने और स्थायी समाधान विकसित करने का निर्देश दिया गया है ताकि ये समस्याएं दोबारा ना उभरें। बात भीषण गर्मी की। देश भर में भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा इलाका भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इसे राज्य का सबसे गर्म जिला बना देता है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी गर्मी की रफ्तार जारी है। मौसम विभाग का आज भी कई इलाकों में अलर्ट है। बताते हैं आपको, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू अगले 2 दिन बहुत गर्म मौसम रहने की संभावना है। 2 दिन बाद अधिकतम तापमान में कमी आने के आसार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। तो ये गर्मी
देश के कई इलाकों में इस समय सता रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खासकर इस गर्मी में बुजुर्गों और बच्चों को खास ख्याल रखने को कहा गया है। बुजुर्गों की बात करें तो दवाइयों के समय और असर पर नजर रखने की अपील की गई है। आग्रह किया गया है इस गर्मी से बचने के लिए। साथ ही कमरे में अच्छा वेंटिलेशन हो, कूलिंग हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में बुजुर्गों का ख्याल रखना कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। कमरे का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा ना करें ताकि गर्म सर्द ना हो जाए। अचानक तापमान बदलने से परेशानी संभव हो सकती है। ऐसे में अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें। और जो भीषण गर्मी है उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से आग्रह किया है और साफ तौर पर कहा है कि इस गर्मी से आप खुद का भी बचाव करें, साथ ही साथ पशु पक्षियों का भी साफ तौर पर ख्याल रखें। पर्याप्त रूप से आप पानी की व्यवस्था रखें। दुकानदार जो हैं वो अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर पानी की व्यवस्था करें और घरों के बाहर भी आप प्याऊ जैसी व्यवस्था करें ताकि जो राहगीर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इसकी सुविधा मिल सके और उन्हें मदद मिल सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए देश के अलग अलग कोने से। अंकित मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली से, सुमेश पटेल जुड़ रहे हैं रायपुर से, वहीं लक्ष्य आर्य जुड़ रहे हैं जैसलमेर से। सबसे पहले लक्ष्य का रुख करते हैं। लक्ष्य, राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा इस समय गर्मी वहां कई क्षेत्रों में पड़ती हुई नजर आ रही है। 48 डिग्री से पार कर चुका है कई क्षेत्रों में तापमान। क्या कह रहा है मौसम विभाग और साथ ही आने वाले दिनों के लिए क्या कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी? जिस प्रकार से आपने कहा कि जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो न केवल पूरे उत्तर भारत बल्कि राजस्थान पे प्रमुख रूप से दिखता नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर में 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का तीसरा सबसे ज्यादा गर्म शहर नापा गया राजस्थान का श्रीगंगानगर शहर। वहीं लगातार इस प्रकार से जो भीषण गर्मी है उसके प्रकोप से न केवल राजस्थानी वासी त्रस्त नजर आ रहे हैं बल्कि जो पूरा पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकतर जो जिले हैं उनमें तापमान 40 डिग्री से ऊपर नजर आ रहा है। वहीं जब मैं बात करूं 3 से 4 संभागों में जो शहर हैं, जो जिले हैं, वहां पे तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। तो ना केवल जो हीट वेव है, गर्मी का प्रकोप है वो परेशान कर रहा है, बल्कि जो दिन का समय है सुबह अभी 8 बजे भी क्रॉस नहीं हुआ है और आप देखते हैं कि लगातार जो हीट वेव और लू का जो प्रभाव है वो आम जन को परेशान करना शुरू कर देता है। एक अहम बात जो यहां पर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ट्वीट किया गया और हीट वेव को लेकर जो देश को संदेश दिया गया कि किस प्रकार से आप स्वयं का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपने आसपास न केवल स्वयं बल्कि पशु पक्षियों के साथ साथ जो राहगीर हैं उनका भी ध्यान रखें। मैं बताना चाहूंगा जो राजस्थान रहा है, राजस्थान में हमेशा से दशकों से भीषण गर्मी पड़ती आई है और घरों के बाहर मटके रखकर लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना हमेशा राजस्थान की न केवल संस्कृति रही है बल्कि मनुहार भी रही है। घरों के बाहर मटकों में पानी रखा जाता है ताकि जो राहगीर हैं, जो लोग हैं, जो जिनको पावने भी राजस्थान में कहा जाता है, उनको पानी उनको ऑफर किया जा सके, उनको पानी उपलब्ध हो सके ताकि भीषण गर्मी में थोड़ी उनको शीतल पानी से थोड़ी उनको राहत मिल सके। तो ये जो प्रधानमंत्री की अपील भी थी, मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो दशकों पुरानी राजस्थानी संस्कृति है उसको प्रधानमंत्री द्वारा भी अंकित किया गया। वहीं जो देशवासी संस्कृति का पालन करें और साथ ही साथ गर्मी से बचाव भी करें। दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि लगातार भीषण गर्मी है, लू का अलर्ट भी जारी है। कई सारे ऐसे क्षेत्र है जहां के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ऐसे में क्या प्री मॉनसून की किसी तरह की कोई आहट नजर आ रही है? क्योंकि मई खत्म होने को है, अब जून की शुरुआत होनी है। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि सूरज जिस तरह से आग बरसा रहा है, राजधानी और ये कहूँ कि राजधानी के आसपास के इलाके जो हैं वो भी इस तपिश को बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी तक फिलहाल मानसून को लेकर के कोई अपडेट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पश्चिमी विक्षोभ है जिसके जरिए मानसून सबसे पहले हिट केरल को करता है, लेकिन अभी जो दबाव की स्थिति बनी हुई है बंगाल की खाड़ी में, उसका असर फिलहाल नॉर्थ की तरफ या यूं कहूं कि साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अभी कुछ दिन ऐसे ही गर्मी का सितम और जारी रहेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल भी अपील की लोगों से कि जो भी लोग राहगीर हैं
अगर उन्हें भी मूर्छा जैसी स्थिति बनती है तो लोग उनकी मदद के लिए आगे आएँ, ORS का पैकेट अपने पास रखिए, पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, धूप में निकलने से बचें। और न केवल ये सिर्फ बड़ों के लिए या उन लोगों के लिए एडवाइजरी है जो लोग घरों से बाहर रहते हैं या यूँ कहें काम काज के लिए बाहर निकलते हैं, बल्कि जो बच्चे इस समय घर पर भी हैं, क्योंकि समर वेकेशंस पड़े हुए हैं और ऐसे में बच्चे घर पर हैं, खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं और ऐसे में स्किन इन्फेक्शन से लेकर के तमाम तरह की बीमारियां डिहाइड्रेशन के जरिए उनको कहीं ना कहीं पकड़ लेती है। तो उसको भी लेकर के बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी संध्या याद होगा गर्मियों की छुट्टियों में लोग ज्यादातर बाहर भी जाते हैं और इस समय तो सबसे ज्यादा जो स्थिति अगर देखें आप तो पहाड़ी बिल्कुल दिन तो दिन रातें भी इस समय तपती हुई नजर आ रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का यहाँ गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन आपको रायपुर ले चलते हैं, वहां हमारे संवाददाता सुमेश पटेल इस समय। सुमेश, यहाँ हम देख रहे हैं इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों पर भी इसका असर बहुत बुरी तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है गर्मी का। प्रशासन ने क्या कोई तैयारियां की हैं लू से बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए? अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां इस समय की जा रही है? भावना, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भीषण गर्मी देखने को पड़ रही है और सबसे ज्यादा जो गर्मी देखने को पड़ी है जो सरगुजा का क्षेत्र है, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, इस इलाकों में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जो दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, सुकमा, इन इलाकों में भी भीषण गर्मी को देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है कि लगातार यहाँ पर आसपास अस्पताल के किनारे उन्होंने WORS का घोल पिला रहे हैं, नींबू पानी पिला रहे हैं और लगातार प्रशासन इस पर नजर बनाए रखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति लू की चपेट में ना आए। लू की चपेट के लिए यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अस्पताल में आ रहे हैं तो उनको लगातार यहाँ पर जांच भी की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशासन चौक चौराहा पर लगातार एक वॉलंटियर को यहाँ पर रखा गया है पानी पिलाने के लिए। आसपास के इलाके में जो दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार WORS की व्यवस्था की गई है। और साफ तौर पर प्रशासन ने ये लोगों को एक अपील भी की है कि लोग घर से ना निकले भीषण गर्मी में। अगर वो घर से निकलते हैं तो छाते का प्रयोग करें, नींबू पानी लेकर चलें और कहीं ना कहीं जिस तरह से लू से बचने का भी प्रयास है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कल देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि लोग घर से ना निकले, पानी खूब पिए और आसपास के लोगों को पानी पिलाएं, पशु पक्षियों को पानी पिलाएं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत अलग अलग हिस्सों में भी भीषण गर्मी देखने को मिली। प्रशासन तैयार है इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए। बिल्कुल सोमेश, कुल मिलाकर के भीषण गर्मी का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अपील भी यही की जा रही है, चाहे विशेषज्ञ हो और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि घरों से जब आप बाहर निकले तो सतर्कता जरूर बरतें और घरों के अंदर भी रह रहे हैं तो बुजुर्गों का भी साफ तौर पर ख्याल रखें। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का अपडेट साझा करने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईद उल अजहा इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे त्याग और समर्पण की भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष नमाज अदा करते हैं और कुर्बानी की परंपरा भी निभाते हैं। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में ईद उल अजहा के मौके पर आस्था और अकीदत का खास नज़ारा देखने को मिला। यहाँ भारी संख्या में जायरीन जियारत करने पहुंचे। तो त्याग और समर्पण का पर्व बकरीद। और वहीं मुंबई के YMCA ग्राउंड पर हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। तो ईद उल अजहा का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। बाज़ारों में रौनक है, कई जगहों पे कई मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा चुकी है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। यूपी से लेकर बिहार तक सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और साथ ही साथ बाज़ारों में रौनक है, लोग जमकर ख़रीदारी कर रहे हैं और ये त्याग और समर्पण का त्यौहार भी माना जाता है। तो अजमेर शरीफ दरगाह में अकीदत की नमाज अदा की गई। इस्लामी परंपरा का ये महत्वपूर्ण पर्व है जिसे एक साथ मनाया जा रहा है। इस समय हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं जामा मस्जिद
से नई दिल्ली से मोहित का रुख करेंगे। मोहित, त्याग और समर्पण का त्योहार है ईद उल अजहा, क्या जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जा चुकी है और क्या आपके वहाँ लोगों से बात हुई, किस तरीके का उत्साह उसमें नज़र आ रहा है और अगर बाज़ारों की बात करें तो किस तरीके की रौनक इस समय वहाँ पर है? देखिए भावना, आपको और देश के तमाम देशवासियों को, संध्या आपको भी मैं ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश कर रहा हूं दिल्ली की जामा मस्जिद से। और आप समझिए कि आज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश में, दुनिया में, सात समंदर पार हर जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से जो 12वां महीना होता है, उस 12वें महीने में अय्यामे नहर यानी कि एक निर्धारित जो महीने का एक निर्धारित समय होता है, निर्धारित दिन होते हैं, उस समय ये कुर्बानी दी जाती है। और इन खास दिनों में ये जो ईद उल अजहा का त्योहार होता है उसको बकरीद के नाम से हम जानते हैं। और आप समझिए ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग 5:45 पर यहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद में यहाँ पर ईद की नमाज अता की गई और उसको नमाज करने के बाद लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए यहाँ कई सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे पूछूंगा आज ये जो खास त्योहार है, कुर्बानी का समय भी शुरू हो चुका है, कैसे त्योहार मनाया जा रहा है, घर पे किस तरीके की रौनकें हैं? बहुत अच्छी रौनकें हैं, क्या नाम, घर पे बहुत आज चैन और अमन से बहुत अच्छे तरीके से बनाया। थोड़ा सा तेज बोलिए, हालांकि देखिए धूप है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा बताइए मुझे किस तरीके के रौनकें हैं, किस तरीके का त्योहार है और कुर्बानी अभी हो गई है या फिर यहाँ से जाएंगे, अभी कुर्बानी का समय बाकी है? अभी नहीं हुई है, अभी होएगी, जाके हम लोग जाएंगे यहाँ से, तब जाके कुर्बानी करेंगे। और बाकी बहुत बढ़िया माहौल है, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर देश में तमाम अलग अलग जगहों से आए हैं और आप समझिए भावना और संध्या, आपको भी बताना चाहूंगा कि जामा मस्जिद से महज सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, देश के तमाम कोने कोने से लोग आते हैं। और इसके अलावा आप समझिए कि लोग सात समंदर पार से भी जो लोग दिल्ली आए हुए होते हैं वो भी जामा मस्जिद में खास इबादत करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कैसे त्योहार मना रहे हैं, कैसे आपने खुदा से, अपने रब से, अल्लाह ताला से, परवरदिगार से कैसे आज आपने उनकी रजा पूछी या अल्लाह ने आप उनसे आज क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या दुआ मांग रहे हैं? सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर से वो लोग जो फैमिली से दूर हैं, जो परदेश में हैं, अपने घर से दूर हैं, उनको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो जी। इस ईद पे तो हम सब लोग जितना हो सकते हैं हम यही कोशिश करते हैं कि खुशी से ईद मनाई जाए, हर एक घर में कुर्बानी पहुंचाई जाए। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, देखिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस समय उत्साह है लोगों में और कहीं ना कहीं यही अपने रब से मांग रहे हैं कि सभी के जो परिवार हैं उसमें खुशकिस्मती हो, सभी स्वस्थ रहें। यही मनोकामना के साथ हर कोई अपने आराध्य को इस समय याद करता हुआ नजर आ रहा है। मोहित, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। वन्य जीवन सिर्फ जंगलों, जानवरों या जैव विविधता तक सीमित नहीं है। ये जीवन संतुलन और मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बाघ की दहाड़ से लेकर अमूर फाल्कन की उड़ान तक, सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा ने एक ऐतिहासिक बदलाव देखा है। वन्यजीव संरक्षण के 12 साल के सफर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण को पर्यावरणीय शासन के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वन्य जीव संरक्षण का मतलब केवल जानवरों को बचाना ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करना भी है।
पिछले एक दशक में लगभग 2% की वनावरण में वृद्धि हुई। और फाओ की भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने अपने वन क्षेत्र को बचाया है और बढ़ाया है, और उसका जो स्थान है वो पहले 10वें स्थान पे था, वो 9वें स्थान पे बढ़ के पहुंचा है। और नंबर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट बढ़ाने में भी उसका 3रा स्थान है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत के संरक्षित क्षेत्रों का अभूतपूर्व विस्तार रहा है। 2014 में भारत में 757 संरक्षित क्षेत्र थे। आज यह संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है, जो करीब 1,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 574 वन्यजीव अभयारण्य, 145 संरक्षण रिजर्व और 300 से अधिक सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। यह बड़ा विस्तार आवास संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने वन्यजीव आवासों की संपूर्ण विकास योजना के जरिए प्रमुख वन्यजीव कार्यक्रमों को भी मजबूत किया है। शिकारोधी अभियानों, आवास सुधार, वन्यजीव निगरानी और प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। भारत में शेरों की संख्या 2020 की 674 से बढ़कर 2025 में लगभग 900 हो गई। देश के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जंगलों में 700 से अधिक हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा भारत ने पहली बार समन्वित नदी डॉल्फिन गणना अभियान चलाया, जिसमें 6300 से अधिक गंगा नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। ये उपलब्धियां वन्यजीव संरक्षण में भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और संस्थागत क्षमता को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर वैश्विक सफलता की कहानी बनकर उभरा है। भारत में बाघों की संख्या 2014 के 2226 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। आज दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। साथ ही टाइगर रिजर्व की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है। मोदी सरकार ने हाथी संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में हाथी रिजर्व की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए रिजर्व बनाए गए हैं। मोदी सरकार के दौरान सबसे उल्लेखनीय संरक्षण अभियानों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का प्रयास रहा है। राजस्थान में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, आवास सुधार और आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर जैसी नई संरक्षण पहले भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और वन पुनर्स्थापन पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में रामसर साइट्स की संख्या 2014 से पहले की 26 से बढ़कर आज 99 हो गई। मोदी सरकार के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि भारत में चीता पुनर्वास परियोजना रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत दशकों बाद भारत की धरती पर चीतों की वापसी हुई है। कुल्लू नेशनल पार्क एक प्रमुख संरक्षण क्षेत्र बनकर उभरा है, जबकि गांधी सागर और बन्नी को भी भविष्य के चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की घोषणा भी की। आज इस गठबंधन में 30 देश शामिल हो चुके हैं, जिससे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और मजबूत हुई है। पिछले 12 सालों में भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा एक वैश्विक सफलता की कहानी बन गई है। इसी के साथ वक्त हो गया आप देखने का कि एक दिन एक उत्सव में क्या है आज खास। तो चलिए एक दिन एक उत्सव के जरिए आज चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के सिरोही जिले के मोहब्बत नगर में सजने जा रहा है नामदेव छिपा समाज मेला। संत शिरोमणि नामदेव महाराज को समर्पित यह आयोजन 42 गांव की सामूहिक श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है।
भक्ति गीतों से गूंजता माहौल, मंदिरों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और संत नामदेव महाराज के जयकारों से गूंजता मोहब्बत नगर। सिरोही जिले में आयोजित होने वाला नामदेव छीपा समाज मेला क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है। 42 गांव छीपा समाज संस्थान के बैनर तले आयोजित होने वाले इस मेले में राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। समाज के लोगों का मानना है कि ये आयोजन संत नामदेव महाराज की भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने और समाज में भाईचारे को मजबूत करने का माध्यम है। मोहब्बत नगर स्थित श्री नामदेव जी मंदिर से जुड़े इस मेले का इतिहास वर्षों पुराना बताया जाता है। मेले की शुरुआत भजन संध्या और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ होती है। श्रद्धालु संत नामदेव महाराज के भजन और भक्ति गीत प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही पूजा अर्चना, महाआरती, सत्संग और समाज की सामूहिक बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए समाज की परंपराओं और विरासत को भी प्रदर्शित किया जाता है। संत शिरोमणि नामदेव महाराज को महाराष्ट्र के महान संतों में गिना जाता है। उनका जीवन भक्ति, समानता और समाज सेवा के संदेश को समर्पित रहा। छीपा समाज उन्हें अपना आराध्य मानता है। परंपरागत रूप से कपड़ा, छपाई, रंगाई और सिलाई कार्य से जुड़े इस समाज ने सदियों से संत नामदेव की भक्ति परंपरा को जीवित रखा है। यही वजह है कि ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की संस्कृति, परंपरा और सामूहिक आस्था का जीवंत प्रतीक बन चुका है। मोहब्बत नगर का नामदेव छीपा समाज मेला केवल एक मेला नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक एकता का महाउत्सव है, जहां संत नामदेव महाराज की भक्ति के साथ समाज अपनी परंपराओं और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराता है। यही वजह है कि 42 गांवों की आस्था से जुड़ा ये आयोजन हर वर्ष हजारों लोगों को भक्ति और भाईचारे के सूत्र में जोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखा देते हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई खास खबरें। और दुनिया भर की खास खबरों की बात करें तो ईरान अमेरिका संघर्ष और समझौते की चर्चा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे ईरान के साथ किसी डील से संतुष्ट नहीं हैं और न ही प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ किसी संभावित फ्रेमवर्क समझौते के तहत हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा, लेकिन उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि रूस या चीन ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अपने पास ले लें, इसमें मैं सहज नहीं रहूंगा। खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है खास, आइए देख लेते हैं हमारा खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक। जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक शूटिंग रेंज में भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्टार भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतल ने इंडियन ओपन अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अंतिल ने 74.82 मीटर भाला फेंका, जो उनके 73.29 मीटर के पिछले विश्व रिकॉर्ड से अधिक है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल को नया विश्व रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है। मांडविया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सुमित ने 74.82 मीटर का शानदार थ्रो कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल से बाहर हो गई है। टीम को एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली।
और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल।